सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 में आप लोगों का नागरिक शास्त्र में 2 अध्याय पूरा हो चुका है। तीसरा अध्याय आप लोगों को नहीं पढ़ना है। आप लोगों का जैसा आप लोग पता ही है कि आपका सिलेबस छोटा कर दिया गया है, तो तीसरा अध्याय आपको नहीं पढ़ना है। चौथा अध्याय हम लोगों को पढ़ना है। चौथे अध्याय का शीर्षक है शक्ति के उभरते वैकल्पिक केंद्र। आपने पिछले 2 अध्यायों में विश्व की 2 महाशक्तियों के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से 2 महाशक्तियों का विश्व पर वर्चस्व रहा और किस तरीके से दोनों के मध्य शीत युद्ध की स्थिति रही और दुनिया 2 गुटों में विभाजित रही। अब इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कैसे दुनिया में 2 महाशक्तियों का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो गया और इन 2 महाशक्तियों के वर्चस्व के स्थान पर केवल एक महाशक्ति अमेरिका का वर्चस्व रहा। इसके साथ ही अन्य महाशक्तियाँ भी उभर करके सामने आईं, जैसे चीन, ब्राज़ील, भारत। ये इस तरीके से विकासशील जो देश थे वो भी विश्व पर अपनी छाप छोड़ने लगे। तो देखिए बच्चों, विश्व राष्ट्रों के मध्य शक्ति संबंधों की व्यवस्था को विश्व व्यवस्था कहते हैं। विश्व व्यवस्था गतिशील है क्योंकि राष्ट्रों के मध्य शक्ति संबंधों में परिवर्तन होता रहता है। राष्ट्र केंद्रित वर्तमान विश्व व्यवस्था की शुरुआत 1648 की वेस्टफैलिया की संधि से मानी जाती है, जिसके द्वारा यूरोप के राष्ट्रों के आपसी संबंधों को विश्व व्यवस्था का मूल तत्व माना गया। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले यूरोप के देशों जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली आदि के बीच एक शक्ति संतुलन पाया जाता था और द्वितीय विश्व युद्ध के इसलिए इस व्यवस्था को शक्ति संतुलन का नाम दिया गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वरूप उभरा उसमें शक्ति के 2 केंद्र थे, अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी पूंजीवादी गुट और सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवादी गुट। बार बार ये बात आपको बता दी गई कि विश्व में 2 महाशक्तियाँ और उसके गुट वर्चस्व में रहे हैं। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तथा शीत युद्ध का अंत हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पुनः परिवर्तन के लक्षण दिखाई दिए। अब अमेरिका ही एकमात्र महाशक्ति रह गया और 1990 का दशक विश्व राजनीति में अमेरिका के प्रभाव के विस्तार का दशक है। इसे एक ध्रुवीय व्यवस्था के नाम से जानते हैं, लेकिन शीघ्र ही वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था का लाभ लेकर 21वीं शताब्दी के आरंभ में कतिपय अन्य देश तथा क्षेत्रीय समूह जैसे चीन, भारत, आसियान तथा यूरोपीय संघ भी नई आर्थिक शक्ति के रूप में उभरे। अतः इन देशों व संगठनों के राजनीतिक प्रभाव में भी वृद्धि हुई। यही देश व समूह विश्व राजनीति में राजनीतिक व आर्थिक शक्ति के वैकल्पिक केंद्र हैं जो अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति के इन नए केंद्रों की उपस्थिति को बहुध्रुवीयता का संकेत माना जा सकता है। अतः भविष्य में अमेरिका के साथ साथ विश्व व्यवस्था के प्रबंधन में शक्ति के इन नए केंद्रों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होगी। अब देखिए शक्ति के इन केंद्रों में कौन कौन से देश हैं। सबसे पहले आप देखेंगे चीन का उदय। देखिए बच्चों, चीन उत्तर पूर्वी एशिया में स्थित एक बड़ा देश है और 21वीं शताब्दी के आरंभ में एक आर्थिक व सैनिक शक्ति के रूप में चीन का उदय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना है। चीन विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और चीन की वर्तमान जनसंख्या 139 करोड़ है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय चीन की अर्थव्यवस्था जर्जर हो चुकी थी तथा वहां गरीबी, बेरोजगारी, असमानता व शोषण जैसी समस्याएं गंभीर रूप धारण कर रही थीं। लेकिन इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान ने उत्तरी चीन के बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर रखा था। 1937 से 1945 तक चले जापान चीन युद्ध में 20 मिलियन चीनी नागरिक मारे गए थे।
चीन आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर हो गया था। यद्यपि 1945 में जापान के बाद चीन स्वतंत्र हो गया, लेकिन वहाँ चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार तथा माओ से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादियों के मध्य गृह युद्ध छिड़ गया। यानी चीन के भीतर ही आपस में दो गुटों में लड़ाई शुरू हो गई। इस गृह युद्ध में अंततः साम्यवादियों को विजय प्राप्त हुई और अक्टूबर 1949 में साम्यवादी लाल सेना ने चीन की मुख्य भूमि पर कब्जा कर लिया और इस सत्ता परिवर्तन को चीन की साम्यवादी क्रांति के नाम से जाना जाता है। चियांग काई शेक की राष्ट्रवादी सरकार भागकर फार्मोसा चली गई, जिसे वर्तमान ताइवान कहते हैं। आज भी ताइवान में राष्ट्रीय सरकार कार्यरत है, जिसे कई देशों की मान्यता प्राप्त है, लेकिन साम्यवादी चीन ताइवान को अपना अंग मानता है। अब देखिए किस तरीके से चीन में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित की गई। साम्यवादी क्रांति के उपरांत चीन में माओ के नेतृत्व में एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई जिसमें राजनीति व अर्थव्यवस्था इन दोनों पर साम्यवादी पार्टी का आधिपत्य था। चीन में एक दलीय व्यवस्था होने के कारण लोकतंत्र का अभाव है। चीन की राजनीतिक व्यवस्था एक दलीय केंद्रीकृत शासन पर आधारित है। प्रतियोगी प्रजातंत्र का चीन में आज तक सदैव अभाव रहा है, क्योंकि साम्यवादी पार्टी के अलावा अन्य किसी दल या राजनीतिक समूह के गठन की अनुमति चीन में नहीं है। चीन में नागरिक स्वतंत्रताओं तथा मानवाधिकारों का अभाव है। विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी का कोई तात्पर्य नहीं है, यानी वहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, क्योंकि समाचार पत्रों व मीडिया पर सरकार अथवा साम्यवादी दल का नियंत्रण है। माओ के शासनकाल में सांस्कृतिक क्रांति हुई, जिसमें साम्यवादी पार्टी के विरोधियों का व्यापक स्तर पर सफाया किया गया। चीन में 1950 से 1980 तक नियंत्रित अर्थव्यवस्था की उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं। साम्यवादी क्रांति के कारण चीन की जनता में व्यापक उत्साह व सक्रियता थी। चीनी साम्यवादी नेतृत्व ने देश के विकास तथा प्रगति में इसका प्रयोग किया। चीन ने इस अवधि में अनेक ढांचागत सुविधाओं जैसे बांधों, सड़कों आदि का निर्माण किया, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ बाढ़ की समस्या से मुक्ति मिली। नागरिक सुविधाओं जैसे चिकित्सा, शिक्षा, आवास, गरीबी निवारण आदि के लिए प्रशासनिक तंत्र व सुविधाएं स्थापित की गईं। नागरिकों को काम का अधिकार तथा असहाय स्थिति में सहायता पाने का अधिकार दिया गया। चीन ने सही अर्थों में अपनी बड़ी जनसंख्या का सकारात्मक उपयोग किया। चीन की क्रांति वास्तव में जनता की क्रांति थी, अतः जनता ने देश के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया, इसलिए चीन की क्रांति को जन क्रांति भी कहते हैं। यानी चीन में जो साम्यवादी क्रांति हुई वह चीन में जन क्रांति के नाम से भी जानी जाती है और इसने चीन के विकास का मार्ग खोल दिया। अब चीन ने किस तरीके से अपना विकास किया, इसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।